था। काले वस्त्र और माथे पर लाल सिंदूर मले एक स्त्री मध्य रात्रि शमशान में कुछ विचित्र साधना में लीन दिखाई दे रही थी। उसके सामने कुंड में अग्नि जल रही थी। गले में नरमुंड की माला थी। होठों से कुछ मंत्र उच्चारित हो रहे थे और भूमि पर उसके आसपास फैली सामग्री भी इसी ओर इशारा कर रही थी कि वो अवश्य ही किसी काली साधना में लीन है। काफी देर तक अपने तंत्र मंत्र में लीन रहने के बाद वो अपनी आंखें खोलती है। उसका चेहरा किसी मायावी रोशनी से प्रकाशित हो रहा था और आंखें ऐसे लाल चमक रही थी जैसे उनमें कोई दीपक टिमटिमा रहे हो। एकाएक उस स्त्री का शरीर अकड़ने लगा और उसके मुंह से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था कोई काली शक्ति उसके शरीर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए उस स्त्री ने यज्ञ कुंड में पड़ी गर्म राख को अपनी मुट्ठी में उठाया और एक ही झटके में अपने मुंह में भर लिया। गर्म राख को अपने मुंह से चबाते हुए वो किसी राक्षस की तरह भयावह नजर आ रही थी। उसका मुंह राख से लथपथ हो गया था और आंखें पहले से भी ज्यादा लाल नजर आ रही थी। उस राख को किसी तरह निगलने के बाद अब धीरे धीरे उसका अकड़ा हुआ शरीर सामान्य होने लगा। अचानक ही कुछ आवाजें उस स्त्री के कानों में पड़ती है जिन्हें सुनकर वो अपने चारों ओर नजर दौड़ाती है तो आसपास का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। गांव के लोगों ने लाठी डंडों के साथ उसे घेर रखा था और वो सब धीरे धीरे उसके और करीब आते जा रहे थे। तभी भीड़ में से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आज तो अपनी आंखों से देख लिया ना सबने इसका असली चेहरा। मैं कहता हूँ इससे पहले कि ये गांव के और नौजवानों को निकल जाए, इसका खेल यहीं पर खत्म कर दो। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस औरत के रंग ढंग देखकर कोई भी ये बता सकता है कि ये एक डायन है। अरे जिस शमशान में दिन के उजाले में भी कोई स्त्री अकेले आने का साहस नहीं करती, वहाँ ये औरत आधी रात को न जाने क्या टोना टोटका कर रही है। इससे पहले कि कला कुछ भी समझ पाती, गांव के लोगों ने अपने साथ लाया हुआ पेट्रोल उसके चारों ओर छिड़क दिया और आग लगा दी, जिससे हवन कुंड में जल रही आग और भी तेजी से धधकने लगी और भीड़ के शोर में कला की चीखें गुम हो गई। कुत्ते की मौत मारी गई, हमारे गांव पर टोना करने चली थी, डायन कहेगी। अरे मुखिया जी, आज जाकर उन सब लोगों के मौत का बदला पूरा हुआ जिनको उस डायर ने मार डाला था। भगवान का शुक्र है कि अभी गांव में कोई बेमौत नहीं मारा जाएगा। कला को मौत के घाट उतारने के बाद गांव वाले बेफिक्र होकर अपने घरों में आकर चैन से सो गए थे। अगले कुछ दिनों तक गांव में कला की मौत चर्चा का विषय बनी रही। हर किसी की जुबान पर कला की ही कहानी थी। कुछ दिन बीत गए थे। सर्दियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। वो शायद अमावस्या की रात थी। मोहन अपने कमरे में गर्म कपड़े पहनकर बस अड्डे की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसे अपने आंगन से किसी बिल्ली के रोने की भयानक आवाज सुनाई देती है। सुनिए जी, इस बिल्ली की मनहूस आवाज से तो मेरी आंखों की नींद भाग गई है। आप जाकर भगाइए ना इसे, उसके बाद अपनी बस पकड़ने जाना। पत्नी की बात सुनकर मोहन एक डंडा लेकर अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और आंगन की तरफ जाकर डंडा खटखटाने लगता है। तभी उसे अपने सामने एक काली बिल्ली नजर आती है, जिसकी आंखें हरे रंग की थी और किसी हीरे की तरह चमक रही थी। बिल्ली लगातार मनहूस आवाज में रोती ही जा रही थी और मनोज को घूर रही थी। मनोज बिल्ली को डंडा दिखाता है तो बिल्ली गुर्राते हुए उसके डंडे पर छलांग लगा देता है, जिससे घबराकर उसके हाथ से वो डंडा छूटकर नीचे गिर जाता है। बिल्ली के इस तरह से हमला करने के कारण मनोज बुरी तरह से घबरा जाता है और वापस अपने कमरे में लौट जाता है। अरे
इतना भी क्या घबरा रहे हैं? बिल्ली ही तो थी। जंगली जानवरों का कुछ पता थोड़ी ना रहता है। और वैसे भी अब उसकी मनहूस आवाज आनी बंद हो गई है। लगता है भाग गई। आप जल्दी से निकलिए, वरना रात वाली बस छूट जाएगी तो फिर अगली सुबह सवेरे ही मिलेगी। मनोज अपनी बहन से मिलने शहर जा रहा था, जिसके लिए उसे आज रात को ही बस अड्डे से बस पकड़नी थी। पत्नी के समझाने के बाद वो बाइक से बस अड्डे के लिए निकलता है तो गांव के बाहर पुलिया पर एक बार फिर से उसे वही हरी आंखों वाली बिल्ली नजर आती है, जो कुछ देर तक उसके सामने खड़ी रहकर गुर्राती रहती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन सवेरे। अरे पूजा, तेरे मनोज का शव मेरे खेत में पड़ा मिला है। पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है। लगता है किसी ने खून चूस लिया हो। हरिया की बात सुनकर पूजा पछाड़े खाकर रोने लगती है, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर अचानक मनोज को हुआ क्या था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। आज फिर से अमावस्या की रात थी। गांव में रहने वाला हरिया देर शाम अपने खेत से गांव को लौट रहा था कि तभी उसे पुलिया के बीचों बीच एक काली बिल्ली दिखाई देती है। बिल्ली की हरी आंखें किसी कीमती मणि की तरह जगमगा रही थी। अचानक ही बिल्ली उसे देखकर बुरी तरह से गुर्राने लगी। बिल्ली को इस तरह से उसकी ओर गुर्राते देख अब तो हरिया को थोड़ा डर लगने लगा। वो किसी तरह उसे वहां से भगाता है और तेज कदमों से अपने घर लौट आता है। क्या बात है, ठंडे मौसम में भी पसीने से भीगे हो? सब ठीक तो है ना? न जाने कौन भला पीछे पड़ी थी आज। बाल बाल बच गया। पुलिया से एक काली बिल्ली पीछे लगी हुई थी। इतना भगाया लेकिन बार बार मेरे सामने आ जाती। मुझे तो वो कुछ और ही लग रही थी। अरे भगवान का नाम लो जो आप घर पहुंच गए। छोड़ो वो सब, जाओ हाथ मुंह धो लो, खाना लगाती हूँ। हरिया अपने आंगन में हाथ पैर धोने के लिए निकलता है, तभी उसकी दर्दनाक चीख चारों ओर गूंज जाती है। हरिया की चीख सुनकर उसकी पत्नी दौड़ती हुई आती है तो देखती है हरिया के गले में कोई नुकीला हथियार धंसा हुआ था। हरिया जमीन पर बेहोश पड़ा था और चारों ओर खून बिखरा नजर आ रहा था। पत्नी को इस हालत में देखकर हरिया की पत्नी नीलू छाती पीट पीट कर रोने लगती है। कुछ ही देर में आधा गांव हरिया के घर के बाहर जमा हो गया था। सत्यानाश हो जाए उस काली बिल्ली का। बिल्ली नहीं, डायन है वो जो मेरे हरिया को खा गई। हरिया ने बताया था पुलिया से ही पीछा कर रही थी उसका। क्या कहा? काली बिल्ली? याद आया जिस रात मनोज की मौत हुई, हमारे आंगन में भी एक काली बिल्ली आकर रो रही थी। बस अड्डे की तरफ निकलने से पहले वो बिल्ली को भगाने गए थे, लेकिन उस बिल्ली ने उल्टा मनोज के ऊपर हमला बोल दिया था। नीलू बिल्कुल सही कह रही है, जरूर ये बिल्ली किसी शैतान का रूप है। नीलू और पूजा की बातें सुनने के बाद अब तो गांव में एक नई दहशत फैल गई थी। काली बिल्ली के नाम भर से ही गांव में लोगों की रूह कांप जाती। पिछले 2 सालों में गांव के 5 लोगों की इसी तरह बिल्ली के कारण मौत हो चुकी थी। बिल्ली का खौफ इस तरह से गांव वालों के ऊपर हावी होने लगा था कि जो सक्षम थे वे गांव छोड़कर कहीं और बसेरे की तलाश में जाने लगे थे। मुझे ऐसा लगता है इस गांव पर कुछ बहुत बड़ा संकट है। पहले वो डायन हमारे गांव के कितने ही नौजवानों को खा गई और अब ये काली बिल्ली, ये मनहूसियत तो इस गांव से दूर जाने का नाम ही नहीं ले रही। हमें तो ऐसा लगता है कि वही डायन की आत्मा काली बिल्ली का रूप लेकर अमावस्या की रात को भटकती है और गांव के लोगों का शिकार करती है। अब तो कोई महापुरुष ही हमारी रक्षा कर सकता है। मुखिया की बात सुनकर सभी गांव वाले गांव से कुछ दूरी पर बने एक खंडहर नुमा मंदिर में तपस्या करने वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी पूरी समस्या सुनाते हैं। गांव वालों की बात सुनने के बाद बाबा कुछ देर के लिए आंखें बंद करके तपस्या में लीन हो जाते हैं। कुछ देर बाद
जब वे अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके चेहरे के भाव देखकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। तुम लोगों का शक सही है, वो काली बिल्ली कला ही है जिसे तुम लोगों ने शमशान में जिंदा जलाकर मार डाला था। लेकिन तुमने जो देखा वो अधूरा सच था। आज मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूँ। कला कोई डायन नहीं बल्कि एक साध्वी थी, किंतु अपने ज्ञान से उसने जान लिया था कि गांव पर भारी खतरा मंडरा रहा है। गांव में बहने वाली नदी के किनारे लगे पीपल के पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस ने अपना ठिकाना बना लिया था। पारलौकिक शक्तियों से टकराने के लिए तंत्र मार्ग अपनाना पड़ता है। अध्यात्म के जरिए उनसे निपटना संभव नहीं है, इसीलिए उसने तंत्र की सिद्धियां करना शुरू कर दिया। उसकी सिद्धि का परिणाम था कि उसे पहले ही खतरे का आभास हो जाता था। 2 साल पहले। इतनी रात कहाँ जा रहा है? तेरा समय अनुकूल नहीं है। अगले 2 दिन तुझ पर भारी हैं। जा, अपने घर लौट जा। कला के चेतावनी देने के बाद भी अगले दिन उस व्यक्ति की नदी के पास लाश बरामद होती है। हर बार कला चेतावनी देने आती, लेकिन फिर भी अगले 1-2 दिन में उस व्यक्ति की मौत हो जाती। अब तो पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि आखिर कला को समय से पहले कैसे पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। गांव वालों ने अब कला के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया था और तभी गांव वालों को पता चलता है कि कला आधी रात को शमशान में जाकर तंत्र साधना किया करती है। गांव वालों को पूरा यकीन हो गया था कि कला के कारण ही आज तक गांव वालों की मौत होती आई है। जरूर वही अपने तंत्र मंत्र से लोगों की जान ले रही है। बिना कुछ भी सोचे समझे गांव वालों ने उसे घेर लिया और उसकी जान ले ली। अभी तो आपने कहा कि कला एक साध्वी थी और वो गांव वालों की भलाई चाहती थी, तो फिर अब काली बिल्ली बनकर क्यों गांव के लोगों की जान ले रही है? देखिए, हम उससे माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा करिए कि गांव को काली बिल्ली के श्राप से मुक्ति मिल सके। तुम अभी भी उस पवित्र आत्मा को गलत ही समझ रहे हो। वो काली बिल्ली बनकर आज तक गांव में भटक जरूर रही है, लेकिन आज भी वो गांव वालों से बदला लेने नहीं बल्कि उन्हें चेतावनी देने के लिए आती है। गांव वालों को ब्रह्म प्रेत के शिकार से बचाने के लिए वो नदी की ओर जाने वाले रास्ते के मार्ग में आकर खड़ी हो जाती है और पूरी कोशिश करती है कि तुम लोगों की जान बच सके, लेकिन तुम लोग उसकी चेतावनियों को समझने की बजाय उसे ही खतरा समझ रहे हो। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन जो गलती उनसे हुई थी उसका न कोई पश्चाताप था न ही कोई माफी। तुम्हारे गांव को उस काली बिल्ली से नहीं बल्कि ब्रह्म प्रेत के श्राप से मुक्ति की आवश्यकता है। वो तो गांव की रक्षा करने के लिए यहाँ मंडरा रही है। जब तक वो ब्रह्म प्रेत इस गांव में है, कला भी बिल्ली बनकर यहीं भटकती रहेगी। सुनो, ब्रह्म प्रेत को हराना इतना आसान नहीं होता, लेकिन तुम उसे शांत करने के लिए प्रार्थना अवश्य कर सकते हो। जाओ, आसपास के गांव के 111 पंडितों को ढूंढ कर लाओ। जब इतने पंडित एक साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए मंत्र उच्चारण करके हवन करेंगे और उसे उसका ब्राह्मण धर्म याद दिलाएंगे, तो संभव है कि वो अपना उग्र स्वभाव छोड़कर शांत हो जाए और फिर गांव वालों को कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन हम बस प्रयास कर सकते हैं, बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। बाबा के बताए अनुसार गांव के सभी पंडित मिलकर पीपल के पेड़ के पास एकत्रित होते हैं और शांति पाठ करना शुरू कर देते हैं। मंत्रों की पवित्र ध्वनि, शंखनाद और हवन कुंड से उठते सात्विक प्रकाश का प्रभाव ये होता है कि ब्रह्म प्रेत के उग्र मन को शांति मिल जाती है और वो मानव रक्त की प्यास छोड़कर उस पेड़ से हमेशा के लिए चला जाता है। ब्रह्म प्रेत के गांव से जाने के बाद कला की भटकती आत्मा को भी शांति मिल जाती है और उस दिन के बाद गांव वालों को वो काली बिल्ली कहीं नजर नहीं आती। गांव के ऊपर से मनहूसियत के बादल हट चुके थे, लेकिन अनजाने में गांव वालों के हाथों से हुए पाप के बोझ ने उनके मन को अभी भी अशांत किया हुआ था। इसलिए वे कला को उसका सम्मान दिलाने के लिए गांव में एक मंदिर बनाते हैं, जहां साध्वी कला की मूर्ति रखकर हर रोज फूल चढ़ाकर लोग अपने अपने परिवार की सलामती की दुआ मांगते हैं।
गांव वालों को पूरा विश्वास है कि साध्वी के होते उनके गांव पर कोई आपदा नहीं आ सकती। गांव के लोगों का दावा है कि आज भी उन्हें कोई विपदा आने से पहले उनके आसपास वही काली बिल्ली दिखाई देती है।